अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमना ताबिश और आप देख रहे हैं आमनाज़ बिज़नेस लाउंज। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं मोहम्मद तहमास खान साहब, जो कि 10 साल से HR लीडर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो टेक्निकल रिक्रूटमेंट एक्सपर्ट माने जाते हैं, जो कि पाकिस्तान में बहुत कम है। तो उनसे मिलते हैं, उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं और सेगमेंट वाइज उनसे बात करेंगे ताकि आप भी कुछ उनसे सीख सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। सर आपको आज इस वक्त जो है वो एक एक्सपर्ट लीडर के तौर पे जाना जाता है, HR लीडर के तौर पे। इसके साथ साथ टेक्निकल रिक्रूटमेंट एक्सपर्ट भी माना जाता है। तो ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे लोग जो गलतियाँ करते हैं अपने करियर में, मैंने बस वो गलतियाँ नहीं की। क्योंकि मेरा, अगर मैं कहूँ डिग्री एजुकेशनल बैकग्राउंड से मैं बात करूँ, मैंने UET से BBA और अपना MBA किया हुआ है। ठीक है। जब मैंने BBA अपना किया तो वो मार्केटिंग में था, बट मुझे रियलाइज़ ये हुआ कि मार्केटिंग की जो जॉब्स हैं बहुत हेक्टिक है, क्योंकि उनको फील्ड्स में जाना है और वो कि बहुत टफ़ फील्ड है, उनकी टफ़ जॉब है एक। तो मुझे समझ आती है कि ये चीज़ मेरे लिए तो नहीं बनी, कि मैं प्रेजेंट नहीं कर सकता और मैं इस चीज़ को ना बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि उसमें ये होता था कि पेज़ कम थी और वर्क बहुत ज़्यादा था। कि उनके वीकेंड्स भी ऑन है, संडेज़ भी ऑन है, फिर वो एक टारगेट बेस वर्क कर रहे होते थे, जिसकी वजह से अगर मैं कहूँगा ना तो वो एक सुकून से नींद भी नहीं ले पा रहे थे। अच्छा। तो मेरे साथ के बहुत सारे ऐसे बैचमेट्स थे जो इस चीज़ को फेस कर रहे थे। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे मार्केटिंग से हटना है, मुझे HR साइड पे जाना है। तो मैंने अपना MBA HR में एनरोल किया, UET से मैंने वहाँ कंप्लीट किया। तो अब HR से जब मैं उस टाइम इंटर्नशिप कर रहा था बैक टू बैक, हमारी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे, तो मुझे एक चीज़ का था कि अब मेरी जो है इंटर्नशिप ख़त्म होने वाली है, उससे पहले पहले मेरी जॉब लग जाए। तो मैं आपको ना इसमें एक चीट कोड बता देता हूँ कि मेरी हर चीज़ बैक टू बैक चलती है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी में रुकावट नहीं फेस करनी पड़ी। उसका एक रीज़न ये था कि मैं हर चीज़ ना अल्लाह पे छोड़ के पहले करता। इब्तदाई पॉइंट पे मैं कहता था हर चीज़ की कि अल्लाह मैं एक चीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, या मेरी ये दुआ है या मेरी ये ख्वाहिश है। तो मैंने आज तक कभी भी इसमें ख़ुद से कुछ नहीं कर पाया। तो मेरे लिए अगर आप रास्ता आसान कर दीजिएगा, मेरी दुआ कबूल फरमाइएगा, मेरे लिए आसानी फरमाइएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मेरी इंटर्नशिप ख़त्म होती है, मेरा एग्ज़ाम था 2018 की बात है। जैसे 30 दिसंबर को मेरा एग्ज़ाम था और 31 दिसंबर को मेरी ज्वाइनिंग थी। ज़बरदस्त। तो मतलब ये किस तरह हुआ? चीट कोड? ये चीट कोड है मेरी लाइफ में। मैंने कुछ चीट कोड अचीव किए, समझ आया। वो चीट कोड बहुत आसान है, वो हर एक मुसलमान के लिए शायद हर माँ बाप अपने बच्चे को बताते हैं, लेकिन अमल नहीं करता बच्चा। ठीक है, क्योंकि वो इतना बिजी हो गया हुआ है और सोशल मीडिया पे या काम में इतना बिजी हो गया है, वो उस चीज़ से दूर ऑटोमेटिकली ना ब्रेन हमारा जो बहुत दूर चला जाता है चीज़ों से। तो फिर एक चीज़ थी कि मुझे कभी भी लाइफ में ना किसी चीज़ में रुकावट नहीं है, मेरा हर चीज़ फ्लो में चलती गई। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था एक यूनिवर्सिटी को, ठीक है, एज HR एडमिन ऑफिसर। अब वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, बहुत हेक्टिक जॉब थी लेकिन बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब थी। कि मैं अपने दोस्तों को देखता था, वो बेचारे फील्ड में जा रहे हैं और धूप में खड़े हुए हैं, चीज़ों को सेल कर रहे हैं। इवन सेल फोन्स की भी कुछ ब्रांड्स से उन्होंने अप्रोच किया था उस टाइम में। तो मेरे सब बैच ने एनरोल किया कि हमारी जॉब्स लग गई हैं। तो मैं बैठा था कि मैंने तो गया ही नहीं उनके पास। तो उसके बाद जब मेरी जॉब लगी, मैं बैठा था AC के नीचे आराम से, मैंने बैठा होना अपने ऑफिस में। मेरे पास टीम आ रही, सब लोग रिस्पेक्ट करते। एक इनिशियल एक बच्चे की जो जॉब अभी निकला, उसको सब सर करके बात कर रहे हैं। अब पहली जॉब थी, यानी कि मैंने अल्लाह से दुआ करके निकला था, अल्लाह पाक सबकी जॉब लगी 10-15 हज़ार रुपये में। तो मैंने अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह पाक अगर ईयर कौन सा था? ये ईयर था 2018 का एंड था। अच्छा। तो मैंने अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह पाक अगर मुझे ना 35 हज़ार से कम नौकरी मिली ना, मैंने करनी नहीं है। तो मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था बैठा हुआ। तो जैसे ही जॉब लगती है, एग्जैक्ट 35,000 में जॉब लगती है। अब एक बच्चा, क्योंकि ग्रेजुएट BBA और MBA बच्चों की इतनी सैलरीज नहीं थी, इनिशियल तो नहीं लगती। तो एक बच्चे की लगी स्टार्ट में इतनी, तो पूरे बैच में शुरू हुआ पहले तो कि भाई हमारे से इस तरह से यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहे हैं और उसको अच्छा पे किया जा रहा है। और उस यूनिवर्सिटी में ये बात नहीं थी, मेरे और भी बैचमेट्स थे डिफरेंट रोल में, लेकिन वो इतनी पे पे नहीं थे, कम पे पे थे। तो उसके बाद अब वहाँ पे से मैंने स्टार्ट किया काम करना। तो एक ना इंटरनल वो मिक्स जॉब थी, एडमिन और HR। लेकिन अब टारगेट ये करना था कि मुझे प्योरली HR साइड पे जाना है, क्योंकि मेरा अपना इंटरेस्ट HR की तरफ था। तो फिर वहाँ से आगे मैंने वहाँ से सर्व किया अराउंड 1.5 ईयर। फिर वहाँ से मैं चला गया आगे मीडिया साइड। अब मीडिया में हर इंसान को जाने का बहुत शौक होता है। मेरी भी बड़ी विश थी कि कोविड का दौर जब क्रॉस होता है, तो अभी क्रॉस नहीं होता तब मुझे मीडिया से ऑफर है। अच्छा। तो उस कोविड के दौर में रियलाइज़ ये हुआ कि HR की जॉब इतनी आसान नहीं होती। जब मैं मीडिया में गया हूँ तो वहाँ सिचुएशन ये थी कि हम अक्सर वीकेंड्स में भी होते थे, संडेज में भी होते थे। और मीडिया की जॉब स्टफ होती है, हालांकि हम HR पे थे। HR पे तो इंटरनल आपका ऑफिस मैटर्स हैं, आपने उसमें नहीं जाना, फील्ड में नहीं जाना। तो लेकिन हमारा उस डेज ऑन होते थे, वर्किंग बहुत ज़्यादा थी उसमें।
और हम लोग ये था कि सब लोग कोविड में रोकते थे, उस वक्त एक वो लगा हुआ था अपना, आप नहीं जा सकते थे, आप लॉकडाउन लगा हुआ था, तो हम लोग जाते थे, हमें कोई रोकता भी नहीं था, गले में कार्ड होता था मीडिया का। लेकिन उसके बाद ये था वो जॉब बहुत हेक्टिक थी, ठीक है। जब मैंने अराउंड वहाँ 1.5 ईयर्स किया, उसके बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे जिसकी वजह से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मीडिया में सिचुएशंस अच्छी नहीं है फॉर एवरी HR पर्सन, इवन जो भी एम्प्लॉय वहाँ वर्क कर रहा है, कि वहाँ एक तो ग्रोथ जो इस लेवल पर है, यानी कि मैनेजमेंट साइड पर उसकी ग्रोथ नहीं है। दूसरा, अगर आप HR में काम कर रहे हो, रिक्रूटमेंट साइड पर काम कर रहे हो, तो वो एक आपके लिए यहाँ इतनी टफ जॉब बन सकती है कि आपको कोई थ्रेट भी कर सकता है, आपकी जान भी ले सकता है। अच्छा, यहाँ तक मोमेंट आ जाती है कि हमारी अगर हायरिंग नहीं हुई या मुझे जॉब की ऑफर नहीं मिली, तो मैं तुम्हें नहीं पता मैं कौन बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं तुम्हारी आपको थ्रेट्स भी मिलती रही? थ्रेट्स भी मिलते थे उस टाइम पे, तो हम लोग हंसते भी थे और सीरियस भी हम नहीं लेते थे, पर सीरियस कई बार घर जाके हम टेंशन बैठे थे कि अल्लाह खैर कुछ होना चाहिए था वैसे। तो वो एक HR की जॉब से ज़्यादा अगर मैं कहूँगा वो बहुत टफ जॉब थी। इसी बात पे मैं आपको पूछती हूँ कि कौन सी ऐसी थ्रेट थी जो आपको लगा कि यार इस पे मुझे डरना चाहिए, कोई बड़ी थ्रेट आपको मिली? ऐसी कॉमन थ्रेट्स थी, मतलब लाइक ऐसे मिलता था कि अगर मेरे बच्चे की जॉब नहीं लगवाई तो तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हें घर से उठवा लूँगा। अच्छा, तो अब हम लोग हंसते भी थे आपस में, फिर अब हमने भी डील करना सीख लिया था कि सर अगर ऐसा मसला है तो पहले आप घर से उठा लें, हम फिर देख लेते हैं, आप आ जाएं इधर। हमने भी देखा कि यार अच्छा ये तो हम अब एक फ्रीक्वेंट चीज़ बन गई कि थ्रेट कर रहे हैं इस तरह से, कि हम फिर हम कहते हैं कि आप आ जाएं ऑफिस आके बात कर लें डायरेक्ट, अगर इतना इशू है तो आप ऑफिस क्यों नहीं आ रहे, आप उठवा लें फिर बात हाँ फिर बात कर लेते हैं। लेकिन उस वक्त एक खौफ भी होता घर जाके, यार अब मैं अकेला गया हूँ कि ये ना हो कि मेरे घर वालों को कोई कॉल है, यानी कि ये तक आते ही कभी कभार कि मेरी जॉब नहीं लगवाई ना तो मैं तुम्हारे घर के हर बंदे को जानता हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं मतलब कि, और ये ज़्यादा हार्ड सिचुएशन होती है जब घर पर आ जाती है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी सिचुएशन ऐसी थी जो मीडिया छोड़ने का टारगेट बना कि मीडिया में काम नहीं करना। तो उसके बाद मैंने साइड बाय साइड जो एक अमूमन HR गलती करता है वो पढ़ता नहीं है, वो कहता है जॉब लग गई है उसको बस ठीक है मेरा यही रिस्क है। और मैंने इन 2-3 सालों में जब मैंने वहाँ पे देखा, जब मैं काम कर रहा था मीडिया यूनिवर्सिटी में, तो मैंने बहुत सारे लोगों को यही माइंडसेट के साथ देखा कि मेरी जॉब लग गई है, मुझे अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी बहुत सारे HR लीडर्स को देखा है कि उन्होंने जब HR में मास्टर्स अपना कंप्लीट किया और उनकी जॉब लगी तो वो समझते हैं कि इसमें मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है हर फील्ड ऐसी होती है जिस पे आपको पढ़ते रहना चाहिए, स्किल सीखते रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप किसी भी फील्ड में है ना, आपको अपने स्किल्स को ना शार्प करते रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप स्किल्स को शार्प नहीं कर रहे, मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से नहीं चल रहे, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, ठीक है। फिर आपको अपना रिज्यूमे उसको अपडेट करना है विद द टाइम। आप इससे पहले ATS फ्रेंडली रिज्यूमे का टारगेट नहीं था, 2020 तक ATS फ्रेंडली रिज्यूमे की बात नहीं की जाती थी। अब ATS फ्रेंडली रिज्यूमे नहीं होता तो बच्चा अप्लाई किए जा रहा है, रिस्पॉन्स ही इसको नहीं आ रहा। अब ATS फ्रेंडली बहुत सारे बच्चों को पता है कि क्या है, बहुत सारों को नहीं पता कि होती क्या है, वो बस अप्लाई किए जाते हैं, रिस्पॉन्स नहीं आता। मैंने इन चीज़ों को पढ़ना शुरू किया। अब जैसे इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको जिसमें मेंशन आपने किया बहुत कम लोग हैं, वो है टेक्निकल रिक्रूटमेंट का। अब मीडिया से मुझे निकलने का टारगेट यही था, मुझे टेक्निकल रिक्रूटमेंट नहीं आती। आपके इंट्रोडक्शन में हमने बताया कि पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो टेक्निकल रिक्रूटमेंट एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल ऐसे। तो वो आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि इसमें और एक सिंपल रिक्रूटमेंट एक्सपर्ट जो होता है उसमें क्या फ़र्क है और क्यों ये पाकिस्तान में इतने कम है। मैं इसमें 2 मज़ेदार बातें भी साथ में बताता हूँ। एक सिंपल रिक्रूटर वो होता है जो कि अकाउंट्स, एडमिन, लेबर फोर्स और अगर सीनियर हायर मैनेजमेंट के पास की जो जितनी भी जॉब्स होती हैं जिनका ताल्लुक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से नहीं है, उनको कहते हैं एक सिंपल रिक्रूटर, ठीक है। इसमें एग्जेक्टिव लेवल रिक्रूटर भी आता है जो सिर्फ एग्जेक्टिव लेवल की हायरिंग करता है। अब एक सिंपल रिक्रूटर है ना, वो अगर आपसे कोई चीज़ समझाएं वो कर लेगा, वो किसी भी लेवल की रिक्रूटमेंट कर लेगा। वो आपको सोशल मीडिया के, डिजिटल मार्केटिंग के, फाइनेंस के, HR के, एडमिन के, ऑल काइंड ऑफ रोल्स पे आपको हायरिंग दे देगा। अब जब आप उससे बात करेंगे, अब जो टेक्निकल रिक्रूटमेंट है ना, जो एक बहुत बड़ा लोगों ने सर पर पहाड़ बनाया है कि ये कर ही नहीं सकते, अगर आप किसी टेक्निकल रिक्रूटर से बात करेंगे वो आपको नहीं बताएगा, वो उल्टा डरा देगा आपको। अच्छा ये तो बहुत मुश्किल होती है, मुझे बहुत सिखाने के बजाय वो सिखाते भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं सिखाते। जब मैंने 3-4 टेक्निकल रिक्रूटर से पूछा उस टाइम पे कि मुझे थोड़ा सा गाइड करें, उन्होंने स्ट्रेट, वो मेरे अच्छे फ्रेंड्स थे जिनको मैंने कभी हेल्प की है ठीक है जॉब्स लगवाने में, तो उन स्ट्रेट उनके साथ, यार ये बहुत टाइम टेकिंग चीज़ आसान नहीं है, उन्होंने स्ट्रेट मुझे इनकार करना, फिर मैं परेशान होता था। फिर इसमें कुछ सीनियर्स ऐसे होते हैं जिनको बेसिक, जैसे मेरे एक सीनियर थे मीडिया में ही थे, उनके जो भाई थे उनका सॉफ्टवेयर हाउस था, उन्होंने मुझे बेसिक्स बताएं कि यार 3-4 टेक्नोलॉजीज़ पढ़ लो, इनको अपने CVs में ऐड कर लो। अच्छा जब मैंने वो 3-4 टेक्नोलॉजीज़ पढ़ी ना, तो बाय चांस उनकी हायरिंग भी हमारे पास मीडिया में आ गई, जिसमें एक इनिशियल लेवल PHP और लारावेल इस तरह के डेवलपर्स थे। लेकिन मैं बताता हूँ टेक्निकल रिक्रूटमेंट एक छोटी सी चीज़ है, उस जो पहाड़ को ना मैं छोटा सा कर देता हूँ, वो है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की हायरिंग को टेक्निकल रिक्रूटमेंट कहते हैं। ठीक है, ये एक इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, और इसको इतना हवा बनाया हुआ है, ना सिखाने वाले हैं यहाँ पे, और इसलिए इतने कम तादाद में नजर आते हैं।
और जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं ना, इनकी फील्ड अब ज़्यादा वास्ट है, बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई HR पर्सन उसको समझ नहीं सकता। आप इनिशियली उसको पढ़ते हैं बेसिक्स कि क्या फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर जब बन रहा है उसके क्या मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, उसमें डिज़ाइनिंग है। जाहिर है जब आपने उसके बारे में पढ़ा होगा तो आप एक किसी को अपना इंटरव्यू डिफेंड कर पाएंगे अपने आप को, बिल्कुल, और कोई रिसोर्स उस पर ढूंढ पाएंगे आप। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बच्चों को यही चैलेंज फेस करना पड़ता है उस टाइम। जैसे मैंने इंटरव्यू में गया तो मुझे टेक्निकल रिक्रूटमेंट के क्वेश्चन उन्होंने जब किए तो मुझे नहीं पता था कि टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं। फिर मैंने जब अब नहीं पता ना, तो फिर जब मैंने उनसे सुनी कि इंटरव्यू में से मैंने गलतियाँ कर दी हैं, तो मैंने टेक्निकल रिक्रूटमेंट को थोड़ा पढ़ना शुरू किया। मैंने अच्छा ये क्या, और मैंने जब एक बार पढ़ लिया तो मुझे 1 हफ़्ता लगा उसको समझने में, कोई ज़्यादा देर नहीं लगी। तो मैंने अपने 4 इंटरव्यू पास किए, ठीक है, और मैंने उसमें फिर उनसे मैं 4 ऑफर लेटर रिसीव हुए, ठीक है। तो जब ऑफर लेटर बेस्ट रिसीव हुआ, वो मुझे एक्विला 360 कंपनी है वहाँ से रिसीव हुआ, बेस्ट मुझे वहाँ से रिसीव हुआ, तो मैंने उनको ज्वाइन किया। अब उसके बाद मैंने साइमल्टेनियसली उनके साथ काम करते हुए और देखा कि रिक्रूटमेंट को मैंने मज़ीद एक्सपैंड किया। मेरी जर्नी फिर आगे, क्योंकि अब बॉसेस का एक अच्छा मिलना, अब ये देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह की रहमत, चीट कोड, मैं दुआ क्या करता था, मीडिया में बैठा था, हमारा वीकेंड ऑन होता था, तो मैं अल्लाह से दुआ करता था, या अल्लाह पाक मुझे एक ऐसी नौकरी अता फरमाना। अब देखिए मांगी थी नौकरी, ठीक है ना, दिमाग नहीं है ना इंसान का इतना कि मैंने अपना काम नहीं मांगा उस वक्त, लेकिन अपना काम मांगा तो वो भी मिला। लेकिन जब मैंने मांगा कि मुझे ऐसी नौकरी अता फरमाना जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो, जहाँ पर बॉसेस बहुत अच्छे हों, ठीक है, और जहाँ पर एटलीस्ट हफ्ता इतवार ऑफ हो, क्योंकि आप फैमिली को टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि हम अक्सर जो ईद हॉलीडेज़ होती थी हमारी मीडिया में चैनल में गुजरती थी हमारी, ऐसा ही है। तो वो अक्सर फैमिली वाले देखते थे कि ईद वाले दिन भी हमारे घर पे नहीं है, घर गया है अपने काम पर है, आंधी तूफ़ान बारिश जो मर्जी हो काम पर जाना है, हम वहाँ पर लेट नहीं हो सकते। तो इसके बाद ये सिस्टम हुआ कि जब हमने जब सिस्टम मेरा शिफ्ट किया मैंने एक्विला 360 की तरफ, सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ, तो वहाँ जो बॉसेस है ना, अब इन ये एक रेयर चीज़ होती है, या अल्लाह की ने हर दुआ कबूल फरमाई कि ग्रोथ थी, कि आपको हाई सैलरी पर ऑफर हुई। उसके अलावा अगर मैं कहता हूँ बॉसेस इंतहाई अच्छे, एक भाई की तरह बॉसेस मेरे, जिन्होंने हर तरफ आपके जैसे कंधों पर हाथ रखना कि हमारा ये टीम हमारा भाई है, ऐसे वो लेके साथ चले। फिर वो जो बात है सैटरडे संडे ऑफ था, तो उनके साथ काम करते हुए उन्होंने एक चीज़ मेरे आगे रखी कि तमाज़ भाई आप हायरिंग करते हो, रिक्रूटमेंट हमारे, उन्होंने टीम मुझे इनिशियली मुझे रिक्रूटमेंट इतनी अच्छी नहीं आती थी, टेक्निकल रिक्रूटमेंट, उन्होंने मुझे पोजीशन बताई, तमाज़ भाई ये पोजीशन है आपने क्लोज़ करनी है। मैंने उनको नहीं बताया कि मुझे नहीं आती, मैंने इंटरव्यू पास किया उनका, तो मैं चुप करके गया। मैंने जाके पुरानी, उस टाइम AI नहीं था, चैट GPT का दौर नहीं था, मैंने वो दौर बहुत मुश्किल था, क्योंकि ज़ाहिर है आपको हर आंसर खुद निकालना है। एग्जैक्टली। तो मैंने उसमें 2 काम किए, एक तो कंपनी में सर्च किया मेरे इस वक्त सेम रोल पर कौन बैठा हुआ है, ठीक है, उससे पूछा वो क्या काम करता है, वो मैंने नोट डाउन कर लिया। दूसरा उसका रोल, और जो मुझे बॉसेस ने कहा कि हमें ये रोल चाहिए, मैंने उसकी जॉब सर्च करना शुरू की, तो मैंने उनकी JDs निकाल ली। मैंने 5 मिनट में ये काम करके JDs शेयर की उन बॉसेस को, उन्होंने कहा हमारी भी बहुत अच्छी लिखी हुई है, आप कर दें। अब वो समझ रहे हैं कि मैं लिख के लाया हूँ, उस टाइम चैट GPT था ही नहीं, ठीक है। उनको ये था कि HR पर्सन है, इसके पास तो सारा डेटा होगा, क्योंकि अक्सर HR के लोगों के माइंड में ये आता है HR है, इसके पास तो पूरी फील्ड का डेटा होगा, ऐसा नहीं होता। आपको हमेशा हर जॉब पोस्ट के अगेंस्ट एक न्यू HR डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है, न्यू जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करनी पड़ती है। आहिस्ता आहिस्ता करते करते मुझे और चीज़ें समझ आने लगी, स्किल्स समझ आने लगी, टेक्नोलॉजी समझ आने लगी कि क्या क्या एक सॉफ्टवेयर हाउस ढूंढ रहा होता है।